हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IFS। आप सभी का IFS में स्वागत है। लर्नर्स, माई सेल्फ अंशु, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और उसी के साथ साथ कॉमर्स जो है वो बच्चों पढ़ाता हूँ। तो बच्चों आज के इस सेशन में, जैसे कि सेशन का आप नाम देख सकते हैं, रफ्तार सीरीज, मतलब इस सेशन में हम लोग 10 मिनट के अंदर में बच्चों 10 क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे पेपर 1 के लगभग हर एक यूनिट से होगा। और बच्चों आप सभी लोग जानते हैं DI को और कॉम्प्रीहेंशन को करवाना इतनी जल्दी जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बच्चों हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिससे कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर हो जाएंगे और उसी के साथ साथ सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। और बच्चों आप सभी के लिए मैं, सिद्धार्थ सर, हिमांशु सर, अजय सर, है ना, सौरभ सर, सभी जो है वो पूरे वीक में डेली शाम में 5 बजे जो है आपको ये सेशन जो है आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए सेशन को जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और देखो बच्चों, सबसे पहला जो है अपना क्वेश्चन है, और आप सभी लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स यूज्ड बाय टीचर, कि एक टीचर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स यूज कर रहा है डैश लेवल ऑफ टीचिंग, कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में जो है अपना टीचर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को यूज करता है। 3 लेवल है बच्चों अपने, बेसिक, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव और बेसिक लेवल। तो बच्चों अपना ये ना लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया है ना। 3 लेवल ऑफ अपने टीचिंग होते हैं, मेमोरी लेवल, अब है ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है होगा रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, चलो ये देखो बच्चों, ये है अपना रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 लेवल की हमारी टीचिंग होती है। मेमोरी लेवल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में बच्चों रूट लर्निंग होती है। ठीक है, क्रैमिंग की बात होती है बच्चों, इसमें ना क्रैमिंग, रटा जाता है, रटाफिकेशन जो है वो होता है। और बच्चों अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर हम बात कर लें तो ये थॉटफुल लेवल होता है। और बच्चों इसके अंदर ना हम लोग प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, तो क्या लिंकेज है ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है कर रहे होते हैं। और वहीं बच्चों अगर हम बात कर ले रिफ्लेक्टिव लेवल की, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है अपना, है ना, और मोस्ट थॉटफुल है। और इसके अंदर में हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है बच्चों सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ साथ ना बच्चों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे जो टॉपिक है ना, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये आपके, चाहे आप नेट का एग्जाम दीजिए, चाहे आप सेट का एग्जाम दीजिए, उन सभी के लिए बहुत काम जो है वो आपके आने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लर्निंग प्रोसेस इज मॉनिटर्ड बाय डैश इवेल्युएशन, कौन से इवेल्युएशन से लर्निंग प्रोसेस जो है बच्चों मॉनिटर किया जाता है ना, डायग्नोस्टिक, है ना, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव और सबमेटिव। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर अपना होगा वो होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बच्चों साल भर अपना जो है चलता रहता है, इनर इवैल्यूएशन है, और इसके अंदर में अपना यूनिट टेस्ट वगैरह जो वो आ जाता है ना, जिससे कि टीचर को भी पता चलता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे, बच्चे भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आखिर दिक्कत क्यों है, मेरा मार्क्स जो है वो कम क्यों आ रहा है ना। अब बच्चों सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हो। डायग्नोस्टिक जो होता है बच्चों, इसके अंदर ना टीचर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि बच्चे को, लर्नर्स को लर्न करने में आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना। जैसे डॉक्टर हमारा ब्लड का डायग्नोस करता है, बताता है कि इस बैक्टीरिया के कारण आपको ये बीमारी है ना, आपको ये है। तो सेम चीज़ है इसके अंदर में, डायग्नोस करता है टीचर और पता लगाता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। अगला है अपना प्लेसमेंट, यानी स्टार्टिंग के समय में किया जाता है, आपका जब एंट्रेंस एग्जाम्स होता है उस समय किया जाता है। मतलब इसके अंदर में आपकी कैपेबिलिटी चेक की जाती है कि आप उस क्लास के कैपेबल हैं कि नहीं, है ना। जैसे CUET का अपना एग्जाम होता है। चलिए अगला अगर हम बात करें फॉर्मेटिव का, तो फॉर्मेटिव अभी हमने बात किया, साल भर चलने वाला इंटरनल होता है। और लास्ट है बच्चों अपना सबमेटिव, जो कि लास्ट में होता है, जजमेंट बेस के लिए जो है होता है, ईयर एंडेड, और ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है बच्चों कहलाता है। चलो तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वुड बी आर करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल फॉर बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन, है ना, कंजर्वेशन, जोन प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, है ना। तो बच्चों अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर ले तो ये अपने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बच्चों बात करें तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है हमारे, है ना, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, इसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए किया गया था। और आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये
लीगली बाइंडेड है, ठीक है, बाइंडेड है ये एकदम, टारगेट इसका एकदम बाइंडेड है ये वाला, ठीक है। और उसी के साथ साथ बच्चों देखो 1997 में एग्री हुए थे और 2005 में ये इनफोर्स में जो है बच्चों आ गया था। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि हमारे वेबसाइट पर बच्चों आपको मिल जाएगा, है ना, और उसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रूसा पूछा गया। रूसा स्कीम इज लॉन्च मेनली टू प्रोवाइड, रूसा किस लिए लॉन्च किया गया था, मेन रीजन इसका क्या था लॉन्च करने का, है ना। तो देखो अफोर्डेबल हायर एजुकेशन टू ऑल, सभी के लिए हायर एजुकेशन जो है अफोर्डेबल कराने के लिए, मतलब एक तरीके से प्राइस कम करने के लिए। अगला है क्वालिटी हायर एजुकेशन टू ऑल, सभी के लिए क्वालिटी हो हायर एजुकेशन में, है ना, अच्छी गुणवत्ता हो इसके लिए। या फिर नेक्स्ट है बच्चों अपना फंडिंग टू स्टेट हायर एजुकेशन, है ना, कि स्टेट को फंडिंग करना है किस लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और बच्चों उसी के साथ अपना फंडिंग टू रिसर्च इन कॉलेज, कि कॉलेज में रिसर्च करने के लिए इसको लाया गया था। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अपना फंडिंग टू स्टेट लेवल हायर एजुकेशन, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसको बच्चों फुल फॉर्म है ना, नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। और बेसिकली ये सेंट्रल अपने सेंटर के द्वारा एक स्कीम है जिसमें स्टेट को फंड जो है वो दिया जाता है हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, देखो मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है अपना, है ना। और इससे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये सारे जैसे कि NIOS, NCTE, AICTE, NCVET, ये सब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सभी लोग सबसे पहले बच्चों इनका फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा एग्जाम में, मैं फुल फॉर्म किसी का नहीं बताऊंगा, है ना। इसको मैच करना है, चलो मैच करते हैं। टीचर एजुकेशन किसके अंदर बात की गई है, टेक्निकल एजुकेशन किसके अंदर बात की गई है, वोकेशनल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन, है ना, इसको मैच करना है बच्चों। और इसका देखो अगर हम समझे ना तो एक मैं बता देता हूँ चलो, जिससे आंसर बन जाएगा, और बाकी सारा आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। NIOS, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग जो है अपना, ओपन स्कूलिंग के लिए है अपना NIOS। तो देखो ओपन स्कूलिंग यानी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। और बच्चों A का 4th वो सिर्फ हमें यहीं पे मिलता है ना, और ये अपने प्रीवियस ईयर में भी बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इस तरीके से आप इसको लगाते हैं, और ये अप्रोच अगर आप एग्जाम में फॉलो करेंगे तो काफ़ी सारा समय बचा लेंगे आप बच्चों, है ना। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आपको इससे अप्रोच भी बता सकूं और इसको उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर ले। और NCTE की अगर हम बच्चों बात करें तो इसका हो जाएगा फर्स्ट टीचर एजुकेशन, है ना। AICTE अपना टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और NCVET बच्चों अपना वोकेशनल एजुकेशन के लिए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अपना मैथ का ही क्वेश्चन है, और पता है बच्चों ये सीरीज लाने का जो मेन मोटिव है कि हर एक क्वेश्चन, हर एक यूनिट के क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में एक एक आता रहेगा तो सबका रिवाइज ओवरऑल होता रहेगा, इसीलिए, है ना। तो रेगुलर इसको जो है आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन अपना क्या पूछता है, क्या कहता है, दयानंद ने प्लांट किया सुगर केन इन 1/3 ऑफ द फार्म, कि उसका एक फार्म है, इसके 1/3 हिस्से में, चलो फार्म को गोल बना देते हैं, चलो ऐसे ही अपना 3 हिस्से में हमने बांटा, और इसका 1/3 हिस्से में उसने क्या किया बच्चों, इस वाले हिस्से में क्या कर दिया, सुगर केन, ठीक है। और 1/4 हिस्से में, ठीक है, अब एक मतलब बस समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, आगे हम लोग इसको करेंगे। 1/4 हिस्से में, इस वाले हिस्से में इसने क्या बो दिया, ग्राउंडनट, ठीक है। और एंड ज्वार को उसने बचे हुए 25 एकड़ में बो दिया, और बाकी का जो जमीन बच गया होगा उसके उसने क्या किया, 25 एकड़ में बच्चों, 25 एकड़ क्या बोया, ज्वार। अब पूछा जा रहा है कि बताओ उसके टोटल फार्म कितनी है, और ये क्वेश्चन बच्चों अपने एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है ना। और थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो फटाफट बन जाएगा। देखने में तो लग रहा है कैसे बनाए, कितना डिफिकल्ट है अपना। तो देखो अगर हम इसको समझें तो पूरा अपना जो जमीन होता है वो एक होता है, पूरे प्लांट को हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया, है ना। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से समझे तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 25 एकड़, इसका पार्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ जमीन का साइज हमें पता चल गया है, जमीन का जो जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, एक जितना एरिया है उसका वो हमें पता चल गया है। और इन सबको टोटल करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा, है ना।
और यहाँ पे हम कोशिश कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं कि हमको निकालना है 20, सबसे पहले हमें निकालना है फ्रैक्शन कि जो 25 एकड़ है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सम कर दूंगा, यानी इन दोनों को मैं सम कर दूंगा और अगर 1 से माइनस कर दूं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों के सम से ही बना हुआ है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं अपना, देखो 1/3 प्लस 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 + 3 = 7/12। इसको हमने अलग से सॉल्व कर लिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों 7/12 प्लस 25 एकड़ है ना = 1। अब 25 एकड़ मुझे निकालना है बच्चों, तो क्या करूंगा, 25 एकड़ = 1 माइनस 7/12 और 25 एकड़ इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा अपना 12 माइनस 7/2 यानी अपना हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो 25 एकड़ बच्चों किसके बराबर है, 5/12 के। और देखो इसको अगर आप फिर नॉर्मली जाइएगा 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसको सिंपल सा हम शॉर्ट में समझे तो बच्चों जो 25/12 है ना, मतलब टोटल लैंड अपना 12 है। देखो यहीं से समझ लो टोटल लैंड कितना है, ठीक है 12 हिस्सों में हमने बांट दिया टोटल लैंड को, और उसमें से 5 हिस्सा, 5th है ना, 5 हिस्सा अपना कितने के बराबर है, 25 एकड़ के। ठीक है, एकड़, तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, 25/5, तो क्या हो गया अपना 5 एकड़, 5 एकड़। एक 1 हिस्सा मतलब 1/1, 12 का 1 हिस्सा किसके बराबर है, 5 एकड़ के। ठीक है, तो 12 एकड़, 12 हिस्सा जो ये जो 12 है पूरा टोटल, ये जो 12 वो कितने के बराबर होगा, 12 × 5 = 60 एकर्स। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है अपना 60 एकर्स जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में मैं यहीं पे खत्म कर देता, इतना बच्चों में लिखता ही नहीं, मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है और ऊपर वाला इसके बराबर होता है। ठीक है, तो तुरंत मैं क्या करता, ऊपर से बच्चों यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड करता, 5 आता और यहाँ 5 को मल्टीप्लाई कर देता 12 से, इन दोनों को डिवाइड करता और यहाँ पे 5 आता और इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता, तो भी अपना आंसर जो है बच्चों आ जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अपना क्या पूछा है, व्हाट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, कि अपनी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बच्चों है क्या, है ना। चलो तो देखो अपना क्या है, चलो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ओवर रिपीटेड मेजरमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर बिटवीन डिफरेंट रेटर्स, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। देखो रिलायबिलिटी मतलब बार बार जब सेम चीज आता है ना उसको हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो रिपीट मेजरमेंट के लिए, डिफरेंट रेटर्स के लिए, कंसिस्टेंट ऑफ स्कोर बिटवीन डिफरेंट वेरियस ऑफ सेट्स, अलग अलग सेट्स यूज कर रहे हैं उसके लिए, या फिर कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर विद इन सिंगल टेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम रिपीटेड मेजरमेंट, है ना, बार बार अपना मेजर कर रहे हैं हम लोग और सेम स्कोर आ रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं रिलायबिलिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड एस। तो पूरा जो अपना कम्युनिकेशन होता है ना बच्चों उसके अंदर पूरा एक प्रोसेस होता है और इसके अंदर में फीडबैक भी बच्चों शामिल जो है वो होता है। ठीक है, तो फीडबैक अपना करेक्ट आंसर जो है वो होगा। ये देखो अपना पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, इनकोडिंग, ये सोर्स है, इनकोड करेगा, चैनल के जरिए जाएगा, डिकोड होगा, रिसिपेंट के पास पहुंचेगा और रिसिपेंट अपना फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर देता है। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, और बच्चों इसका आंसर यहीं पे मेंशन किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ LONQ जो है वो क्या है बच्चों अपना JMLO। ठीक है, तो GDJM किसके बराबर होगा। अब देखो आंसर से अगर हम मैच करें, आंसर दिया हुआ है, देखो इसको करते क्या, देखो J और L के बीच में किसका डिफरेंस है, किसका गैप है, अगर हम बात करें J K L, इन दोनों के बीच में K का सिर्फ गैप है ना। और यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं, देखो EBHK, EF और G है ना, MNO, यहाँ पे B
CD, है ना। यहीं से आप अगर देखते हैं ना बच्चों, EB सिर्फ इसी में मिल रहा है, आप यहीं से लगाते हो और आगे बढ़ जाते, खत्म था आपका काम। ठीक है, चलो 10th नंबर क्वेश्चन है अपना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। फुल फॉर्म FTP का फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये है अपना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की कंप्यूटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं और जो सर्वर है वहां से जो ट्रांसफर होता है बच्चों, उस समय इसका जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। और बच्चों आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी के लिए डेली शाम में जो भी हमारे कॉमर्स लर्नर शाम में 6 बजे मैं आता हूं IFS के कॉमर्स चैनल पे, और वहां पे बच्चों हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर के जो कि हमारे सेट में क्वेश्चन पूछे गए, नेट में क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो आप लोग जो भी हमारे कॉमर्स के लर्नर हैं जरूर जो है वो उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है और उसी के साथ साथ IFS आप सभी के लिए बच्चों रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज जो है और पेपर 1 का बैच लाइव जो है वो रन कर रहा है। आप लोग चाहें तो उसमें जो है वो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बच्चों हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, और आप इसकी PDF हमारे ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।